हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल हिंदी एकेडमी प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, खूब मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का अध्ययन शुरू करते हैं। पठन कार्य। तो हम इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको इस्तवार द ला एंड हिंदुस्तानी पे चर्चा हो गई थी और शिव सिंह सरोज पे चर्चा हो गई थी। ये दोनों, इनके लेखक कौन हैं और रचनाएं इनमें क्या क्या है। आज हम अपना नया टॉपिक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की रचना है, मैं उसको लेके आई हूँ। और ये हिंदी साहित्य के इतिहास में ये महत्वपूर्ण भूमिका ये पुस्तक निभाती है और जॉर्ज ग्रियर्सन जी का महान योगदान रहा है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसके लेखक हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का समय है 1851 से 1941 ईस्वी तक। ये आयरलैंड के रहने वाले हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन आयरलैंड के रहने वाले हैं और एक अंग्रेज भाषाविद है। ये अंग्रेज वैज्ञानिक हैं, ठीक है। ग्रियर्सन जी हिंदी को अंग्रेज़ों के द्वारा आविष्कृत भाषा मानते हैं। ग्रियर्सन जी हिंदी को अंग्रेज़ों के द्वारा आविष्कृत भाषा मानते हैं। सन 1870 में ICS अधिकारी बनकर ये भारत आए थे। इन्होंने हिंदी भाषा के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। ग्रियर्सन जी हिंदी भाषा के विकास के लिए अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सा कार्य किए हैं। इतिहास ग्रंथ लेखन का कार्य किए। तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन किए। कब से कब तक? 1886 से 1921 के बीच ये तुलसी पर वैज्ञानिक अध्ययन किए। ढेर सारी रचनाएं किए। भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ हिंदुस्तान, इस पे भी ये कार्य किए 1902 से लेकर 1909 तक। तुलसी पर 12 निबंध लिखे। जॉर्ज ग्रियर्सन जी तुलसी पर 12 निबंध लिखे। इन निबंधों का सर्वप्रथम वाचन ये एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है और पूछा भी जाता है, इसको याद किए रहिएगा। ग्रियर्सन जी तुलसी पर 12 निबंध जो लिखे थे, उन निबंधों का सर्वप्रथम वाचन प्राच्य विद्या विशारद सभा द्वारा वियना में हुआ था। प्राच्य विद्या विशारद सभा द्वारा वियना में किया गया था। ये 1876 ईस्वी से ही बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य रहे थे। कब से पूछा जाएगा तो 1876 से ही बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य रहे। कौन? तो जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय। भारत सरकार ने इनके स्मृति में डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन पुरस्कार की भी स्थापना की थी। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता था जो भारत में रहकर या विदेश में जाकर, कोई विदेशी व्यक्ति भारत में रहकर या भारत से बाहर रह के हिंदी के लिए कार्य करे तो उनके लिए ये पुरस्कार दिया जाता था। एक बार फिर से देखिए, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इनका समय है 1851 से 1941 ईस्वी तक। ये कहाँ के निवासी हैं? आयरलैंड के निवासी हैं और एक अंग्रेज भाषाविद हैं। ग्रियर्सन जी हिंदी को अंग्रेज़ों के द्वारा आविष्कृत मानते हैं कि अंग्रेज़ों ने इनका आविष्कार किया है। ये सन 1870 में ICS अधिकारी बन के भारत आए थे और
इन्होंने हिंदी भाषा के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। कौन कौन से कार्य किए? तो इतिहास ग्रंथ लेखन का कार्य किए, तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन किए, भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण, एक इनकी रचना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, भाषा सर्वेक्षण, अभी नोट करा देती हूँ। भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ हिंदुस्तान 1902 से 1909 तक के बीच इन्होंने ये कार्य किया। इन्होंने तुलसी पर 12 निबंध लिखे और उन 12 निबंधों का सर्वप्रथम वाचन प्राच्य विद्या विशारद सभा द्वारा वियना में किया गया। सन 1876 से ही बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य रहे। भारत सरकार ने इनकी याद में जॉर्ज ग्रियर्सन पुरस्कार की स्थापना की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। चलिए, जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने भक्तिकाल को स्वर्ण युग कहा है। ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है। किसको वो पुरस्कार दिया जाता था ये देख लेते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन पुरस्कार, जो विदेशी भारत में आकर या विदेश में रहकर हिंदी भाषा के क्षेत्र में अपना योगदान देता है। उसे यह पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? तो जॉर्ज ग्रियर्सन पुरस्कार। चलिए, अब हम उस रचना को देख लेते हैं। इसमें इसका अर्थ क्या है? वर्नाक्यूलर, का अर्थ खड़ी बोली या हिंदुस्तान। सॉरी हिंदुस्तान नहीं, देश भाषा, क्षमा कीजिएगा, देश भाषा। वर्नाक्यूलर का अर्थ खड़ी बोली और देश भाषा है, दोनों। इस ग्रंथ का प्रकाशन कहाँ से होता है? सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से। इसका प्रकाशन सन
1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इस ग्रंथ का प्रकाशन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से हुआ। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, ये भी नोट कर लीजिए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सन 1784 में विलियम जोन्स ने की थी। विलियम जोन्स ने कोलकाता, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में की थी। इस ग्रंथ की भाषा पूछेगा, भाषा क्या है? अंग्रेजी भाषा है, भाषा अंग्रेजी है। और अंग्रेज वैज्ञानिक भी थे वो, ग्रियर्सन महोदय। भाषा अंग्रेजी है। इस ग्रंथ में कुल 11 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में 11 अध्याय हैं। अभी आगे हम पढ़ेंगे 11 अध्याय के नाम, इनके पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। इन्होंने यानी ग्रियर्सन जी ने, इन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है, स्वर्ण युग कहा है, और आदिकाल को चारण काल कहा है। ये भी नोट कर लीजिए। आदिकाल को ग्रियर्सन जी चारण काल, बहुत बार पूछा गया है, चारण काल कहते हैं। नोट कर लीजिए। नोट करिए तब आगे बढ़ें। ठीक है। इनमें कितने कवि हैं ये भी जान लेना बहुत आवश्यक है। इस ग्रंथ में, इस रचना में कुल 952 कवि हैं। इनमें से इन 952 में से 886 कवि शिव सिंह सरोद से लिए गए हैं। शिव सिंह
शिव सिंह सरोज से लिए गए हैं। बाकी 66 कवि, बाकी जो बचे 66 कवि, जो बाकी 66 कवि, 952 में 886 कवि शिव सिंह सरोज से लिए गए हैं। जो बचते हैं बाकी 66 कवि जो बचे हैं वो अन्य स्रोत से लिए गए हैं। 66 कवि नए स्रोतों से लिए गए हैं। इस ग्रंथ में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में केवल हिंदी के कवियों को रखा गया है। केवल हिंदी के कवियों को स्थान दिया गया है। वास्तविक अर्थों में यह हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। वास्तविक अर्थों में कौन सा प्रथम इतिहास ग्रंथ है? तो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ है। ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम काल विभाजन, ये तथ्य याद किए रहिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम काल विभाजन व नामकरण का प्रयास किया। ये पूछ लिया जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किसने किया? तो ग्रियर्सन ने किया। और वास्तविक अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो ये है ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इस ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया है। इस ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय को काल विशेष का सूचक माना गया, यानी एक एक समय का काल विशेष, एक एक जो उस समय महत्वपूर्ण समय रहे होंगे
उनका सूचक है। प्रत्येक अध्याय को काल विशेष का सूचक माना गया है। चलिए, इस ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में बांटा गया। अभी ऊपर आपने पढ़ा था कि इस ग्रंथ को 11 भागों में बांटा गया है, तो उसी के लिए बोला गया कालखंडों में विभक्त है और प्रत्येक अध्याय को काल विशेष का सूचक है। एक एक जो नाम दिए गए हैं काल के, उनका सूचक माना गया है। चलिए, उन 11 भागों को भी नोट कर लीजिए। एक बार फिर समझ लीजिए, इस रचना में कुल 952 कवि हैं। कुल 952 कवि हैं, जिसमें 952 कवियों में से 886 कवि आपके शिव सिंह सरोज ग्रंथ से लिए गए हैं। 886 कवि शिव सिंह सरोज से लिए गए हैं। बाकी जो बचे 66 कवि वो नए स्रोतों से लिए गए हैं। इस ग्रंथ में केवल हिंदी के, और इसके पहले जो आप लोगों ने देखा था उसमें हिंदी उर्दू दोनों के कवि शामिल थे, लेकिन इसमें केवल हिंदी के कवियों को स्थान दिया गया है। वास्तविक अर्थों में यह हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया। सर्वप्रथम किसने काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया? तो ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन महोदय का ग्रंथ विभिन्न काल खंडों में विभक्त है तथा प्रत्येक अध्याय को काल विशेष का सूचक माना गया है। पहले 11 भागों के नाम लिख लीजिए। इस ग्रंथ को 11 भागों में बांटा गया है। वे नाम कौन कौन से हैं तो नोट कर लीजिए। पहला है चारण काल। दूसरा है धार्मिक काव्य। तीसरा है 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण। चौथा है जायसी की प्रेम कविता। जायसी की प्रेम कविता। पांचवा है कृष्ण काव्य। छठवां है तुलसी के परवर्ती कवि। सातवां है तुलसी का काव्य। आठवां है मुगल दरबार। आपका 9वां है
18वीं शती का काव्य। दसवां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। शासन में हिंदुस्तान। 11वां है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। यही है। इस ग्रंथ के कोई 11 भागों में बांटा गया है, तो यही है। पहला है चारण काल, दूसरा है धार्मिक काव्य, तीसरा 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, चौथा है जायसी की प्रेम कविता, पांचवा है कृष्ण काव्य, छठवां है तुलसी के परवर्ती कवि, और सातवां है तुलसी का काव्य। फिर है मुगल दरबार, 8वां हो गया। 9वां है 18वीं शती का काव्य, 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और 11वां है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। एक तथ्य नोट कर लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज, तथा इस रचना को द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान और मिस्टर बंधु विनोद रचना को कविवृत्त संग्रह कहा है। कविवृत्त संग्रह। द मॉडर्न। आचार्य शुक्ल ने शिव सिंह सरोज को द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान रचना को, और मिस्टर बंधु विनोद को कविवृत्त संग्रह कहा है। कविवृत्त संग्रह कहा है। एक बार फिर से देखिए। रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर की रचना शिव सिंह सरोज को, ग्रियर्सन की रचना द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को, और मिस्टर बंधु विनोद रचना को कविवृत्त संग्रह कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात आती है इस रचना का अनुवाद किसने किया है, ये भी देख लेते हैं। इस ग्रंथ का अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने गुप्त ने 1957 ईस्वी में किया। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान का अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने 1957 ईस्वी में किया। किस नाम से किए? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से वाराणसी का प्रथम इतिहास नाम से वाराणसी के हिंदी प्रचारक पुस्तकालय से प्रकाशित कराया। देखिए, इस ग्रंथ का अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने 1957 ईस्वी में किया। तो किस नाम से किया? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से वाराणसी के हिंदी प्रचारक पुस्तकालय से प्रकाशित कराए। किसने कराया? तो किशोरीलाल गुप्त ने। किशोरीलाल गुप्त ने। एक बार फिर से देखिए, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का ग्रंथ का अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने 1957 ईस्वी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से वाराणसी के हिंदी प्रचारक पुस्तकालय से प्रकाशित कराया। किशोरीलाल गुप्त ने। एक तथ्य और है, देख लीजिए। इतिहास इस ग्रंथ के बारे में, इस ग्रंथ के बारे में तथ्य है इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थों में इसे चल नहीं रहा है। फिर से लिखें। इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थों में
इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा जा सकता है। इस ग्रंथ के बारे में ये कहा गया है कि इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थों में इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा जा सकता है। ये ग्रियर्सन ने अपने साहित्य के माध्यम से यह प्रतिपादित किया है कि समय की परिवर्तनशीलता के कारण रचनाकार की चिंतन धारा बदलती रहती है। ग्रियर्सन ने पहली बार अपने ग्रंथ में संयोजित और ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाया है। इस ग्रंथ की अपनी कमियां हैं। इसमें सभी कवि कवियों के साथ समान दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता। तो समझ लीजिए, ग्रियर्सन जी अपने इस ग्रंथ के बारे में बोल रहे हैं, इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थों में इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा जाता है और ऐसा और विद्वानों ने माना है। ग्रियर्सन ने अपने साहित्य के माध्यम से यह परिभाषित किया कि समय की परिवर्तनशीलता के कारण रचनाकार की चिंतन धारा बदलती रहती है।
समय की परिवर्तनशीलता के कारण रचनाकार की चिंतन धारा बदलती रहती है। सोच। उन्होंने पहली बार अपने ग्रंथ में संयोजित और ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाया है। ग्रियर्सन ने पहली बार अपने रचना में संयोजित और ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाया है। इस ग्रंथ की अपनी कमी यह है कि इसमें सभी कवियों के साथ एक समान दृष्टिकोण अपनाया नहीं जा सकता। एक बार ऊपर का भी समझ लीजिए। इस ग्रंथ का अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने 1957 ईस्वी में किया। किस नाम से किया? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से वाराणसी के हिंदी प्रचारक पुस्तकालय से प्रकाशित कराया किशोरीलाल गुप्त ने। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी आज की क्लास? अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।